हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जावा। एंड यू नो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कोर्स में जावा का भी कोर्स है। एंड उसमें जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। सो जल्दी से हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत पास में है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब आज के हम इस क्लास में जो मेन टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो है रिकर्जन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिकर्जन एंड देन हम पढ़ेंगे स्टैटिक। स्टैटिक हर एक लैंग्वेज में यूज़ होता है, सी प्लस प्लस, जावा। लेकिन जावा के अंदर कैसे यूज़ होता है वो अभी मैं आपको बता दूंगी। तो मेनली हम जावा के अंदर पढ़ेंगे कि रिकर्जन कैसे यूज़ करते हैं एंड स्टैटिक कैसे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हम रिकर्जन को स्टार्ट कर रहे हैं कि हम रिकर्जन कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। बात हो रही है रिकर्जन की। अच्छा, रिकर्जन का मतलब क्या होता है? रिकर्जन मतलब रिपीट। रिकर्जन का मतलब होता है रिपीट करना, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब रिपीट कैसे होता है जावा के अंदर, ये हम करेंगे मेथड को कॉल करके। यानी कि जब मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, यानी कि जी मैंने लिखा मेथड वन और इस मेथड वन के अंदर ही मैंने मेथड वन डिफाइन कर दिया है। तो मतलब जब मेथड जो है, मतलब ये जो मेथड है, ओके, ये जो फंक्शन है, जब ये फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है तो हम इसे बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रिपीटेशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, अगर आप इसे रोकोगे नहीं तो ये इनफाइनाइट होता है, यानी कि ये चलता ही जाएगा रिकर्जन। ठीक है। फर्स्ट बात तो ये होगी कि इनफाइनाइट होता है यानी कि चलता ही रहेगा। अगर आप कोई भी कंडीशन नहीं लगाओगे इफ एल्स को यूज़ करके, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके, तो ये इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। नेक्स्ट थिंग, रिकर्जन के अंदर अब रिकर्जन परफॉर्म कैसे होता है? अगर हम फंक्शन के थ्रू रिकर्जन, वैसे फंक्शन के थ्रू ही रिकर्जन परफॉर्म होता है और किसी तरीके से रिकर्जन परफॉर्म नहीं होता है कि हम फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं तो रिकर्जन परफॉर्म होता है। अच्छा, जब रिकर्जन परफॉर्म होता है तो जो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ रिकर्जन कैसे परफॉर्म होता है? तो रिकर्जन परफॉर्म होता है स्टैक फॉर्म में। रिकर्जन कैसे परफॉर्म होता है? स्टैक फॉर्म में। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा कि रिकर्जन जो है वो स्टैक के फॉर्म में परफॉर्म होता है। यानी कि जो वैल्यू आपने इसको दी है, जैसे सपोज करो आपने रिकर्जन में आपने पढ़ा होगा, रिकर्जन का मेन जो एक एग्जाम्पल है वो है फैक्टोरियल। इट इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन। सारी लैंग्वेजेस में हम फैक्टोरियल जरूर परफॉर्म करते हैं रिकर्जन को पढ़ने के लिए। ठीक है, से 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम 6 × 5 मल्टी 4 3 2 1। ओके, लेकिन जब हम जावा में करते हैं तो जावा में क्या हो जाता है, ये जो नंबर्स निकलते जाते हैं, जैसे 6 हो गया तो वो स्टैक फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई इस तरीके से होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्टैक फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो भी वैल्यूज पास होती जाती है वो स्टैक में पहले स्टोर हो जाती है। ठीक है। एंड देन स्टैक में आपको पता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट का रेश, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलते हैं हम स्टैक को। यानी कि जो पहले गया, यानी कि जो 6 नंबर जो पहले गया वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। या हम इसे ऐसे भी बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सब हम इसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका जो नाम है वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो 1 गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 4 5 6। तो जो रिकर्जन होता है वो हमेशा स्टैक फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा स्टैक फॉर्म में होंगी। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। रिकर्जन का एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल मेथड से ही देखेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास ये मेथड है। ठीक है, ये आपने एक मेथड बना रखा है। ओके, अब इस मेथड के अंदर हमने ये वैल्यूज डाल दी।
इफ एन इक्वल्स टू 1, इस तरीके से हम लिखते हैं। एंड आई होप अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इतने बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। ओके, हमें कोर्स फटाफट कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने ये जो फैक्टोरियल का जो मेथड है वो बनाया है क्लास के अंदर। ओके, अब अगर हम इसको वैल्यू पास कर दें, जैसे मैं सपोज करो 6 का फैक्टोरियल निकालना, मैंने 6 की वैल्यू उसको पास कर दी, तो 6 की वैल्यू जैसे ही इसके पास आएगी, ठीक है, तो ये 1 के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जहाँ पर आएगा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इस स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फैक्ट। ओके, n-1 यानी कि 5 इंटू n की वैल्यू है 6। ओके, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा फैक्ट 5 इंटू 6, और ये जो 6 की जो वैल्यू है यानी कि ये अभी तक स्टैक पे जा चुकी है। 5 जो है वो जाएगा इसके पास, 5 वापस से आ जाएगा कि अब n की वैल्यू जो है वो 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्ट के अंदर n-1 यानी कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, तो अब ये जो 5 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू तो स्टैक पे चली गई, अब क्या आ गया 5, अब 5 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, स्टैक में। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट के पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्योंकि कम हो गई है, ठीक है, तो फैक्ट n-1 यानी कि 3 इंटू 4 यहाँ चला जाएगा, और 4 आ जाएगा स्टैक के अंदर। इस तरीके से स्टैक के अंदर 3, 2 एंड 1 भी आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, जैसे 1 तक वैल्यू आ जाएगी, तो हमने क्या करा है, इफ़ जैसे 1 आएगा, ओके, तो 1 के आते ही अगर ये n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 के आते ही क्या होगा, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। 1 रिटर्न करते ही यानी कि लास्ट वैल्यू जो है स्टैक में 1 स्टोर हो चुकी है। ओके, अब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज निकल के बाहर आ जाएंगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, स्टैक परफॉर्म हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, रिकर्जन को हम परफॉर्म करते हैं स्टैक फॉर्म में। रिकर्जन में क्या होता है कि हम उसी फंक्शन को बार बार, जो फंक्शन होता है वो अपने आप को ही कॉल करता है। ये जो फंक्शन है ये अपने आप को ही बार बार कॉल करेगा, ये इनफाइनाइट कॉल करेगा। अगर हमने यहाँ पे ये कंडीशन डिफाइन नहीं करी तो ये अपने आप को इनफाइनाइट कॉल कर सकता है, इसलिए कंडीशन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्टैक अनलिमिटेड चला गया तो क्या हो जाएगा, ये जो मेथड होता है ये एरर दिखा देता है। ओके, एक्सेप्शनल एरर दिखा देता है, क्यों, क्योंकि आपका जो स्टैक है उसकी भी एक लिमिट होती है, और ये अनलिमिटेड चला जाएगा तो ये एक्सेप्शनल एरर आ जाएगा। ओके, तो रिकर्जन में बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है स्टैटिक। ओके, अब स्टैटिक पढ़ते हैं। स्टैटिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक हम तब डिफाइन करते हैं जब हमें विदाउट ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्लास के बिना ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम उसके मेथड्स को, उसके वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट्स। हमको ऑब्जेक्ट्स डिफाइन नहीं करने हैं, लेकिन हमें मेथड्स और वेरिएबल्स को यूज़ करना है विदाउट कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तब हम किसको यूज़ करते हैं, स्टैटिक को। ठीक है, अब स्टैटिक को यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। स्टैटिक, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि स्टैटिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर स्टैटिक मेथड को ही कॉल करेगा। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को ही कॉल करेगा। दूसरा, कभी भी दिस और सुपर जो हैं ये कीवर्ड स्टैटिक के अंदर कभी भी काम नहीं करते हैं। दिस और सुपर जो है ये कभी भी
स्टैटिक के अंदर काम नहीं करते हैं। स्टैटिक हमेशा स्टैटिक मेथड को ही कॉल करेगा, स्टैटिक वेरिएबल को ही असेस कर सकता है, डेटा को असेस कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हम स्टैटिक का एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ओके, स्टैटिक का फर्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है। ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये एग्जांपल। ये स्टैटिक का एग्जांपल है। अब स्टैटिक की हमने इसमें किया क्या है, हमने स्टैटिक डेमो नाम की क्लास बनाई है। ओके, एंड उसके अंदर हमने ये स्टैटिक के जो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी ये डिफाइन करें, ये मेथड डिफाइन करा है स्टैटिक वर्ड कॉल मी। आप चाहे वेरिएबल्स डिक्लेयर करें चाहे मेथड डिक्लेयर करें, लेकिन आप वेरिएबल्स और मेथड से पहले आप क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टैटिक मेथड के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। दूसरी क्लास बनाई है, ये तो एक क्लास थी जिसमें हमने सिर्फ डिक्लेरेशन करा है, डिफाइन करा है, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल्स को, डिफाइन कर दिया मेथड को। दूसरी क्लास बनाई है जिसमें हमने मेन मेथड को इन्वॉल्व करा है। अब दूसरी क्लास में जब हमें स्टैटिक के वेरिएबल्स एंड स्टैटिक का मेथड यूज़ करना है, आपको किस में करना है, दूसरी क्लास में। ये सेकंड क्लास है एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में क्या है, मेन मेथड है। ओके, फर्स्ट क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करना है कि जो आपकी सेकंड क्लास है जिसमें मेन मेथड है, अगर आपको फर्स्ट क्लास का जो ये स्टैटिक है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्लास का नेम यानी कि स्टैटिक डेमो ये आपको लिखना पड़ेगा, और जो इसका मेथड है स्टैटिक मेथड उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आप बस क्लास का नेम लिखोगे और स्टैटिक मेथड को कॉल कर दोगे। यहाँ पे हम क्लास का नेम लिखेंगे। यहाँ पे जब आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो आप क्लास नेम डॉट जो भी मेथड है उसका नेम लिखोगे एंड आप स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लास नेम से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले आप ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड ऑब्जेक्ट के बाद आप मेथड को कॉल करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट से आप मेथड को यहाँ पे कॉल नहीं करोगे। विदाउट ऑब्जेक्ट्स आप मेथड को कॉल कर सकते हो, या तो आप क्लास नेम से ही आप डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकते हो। आपको क्लास नेम से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कि हमने यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखी है, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं स्टैटिक डेमो क्लास नेम, ठीक है, ए इजिकल्स टू न्यू स्टैटिक डेमो, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो ए है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए डॉट मेथड को कॉल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसे कॉल कर सकती हूँ। आई होप कि आपको पता होगा कि क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली आप इस क्लास के नेम से आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। स्टैटिक डेमो डॉट कॉल मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में। अच्छा, क्लास के मेथड को आपको मेथड को कॉल करना स्टैटिक मेथड को, तो आप क्लास का नेम लिखोगे, स्टैटिक क्लास का नेम, और अगर आपको यहाँ का जो वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल करना है तो आप इस क्लास के नेम के बाद स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टैटिक को यूज़ करेंगे। अब आपने देखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं स्टैटिक के अंदर। ओके, ये तो था हमारा पहला एग्जांपल, जब हमने स्टैटिक को दूसरी क्लास में लिया है तब हम क्लास का नेम लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये किया होता कि हम इसी क्लास के अंदर ये सब डिफाइन कर देते तो हम क्लास का नेम नहीं लगाते। ओके, तो पहला एग्जांपल तो हमने ये देख लिया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी शो कर देती हूँ एंड इसके दोनों के आउटपुट भी शो कर देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसका स्टैटिक डेमो ये मेथड है, तो हमारा यहाँ पे इसका जो आंसर आना चाहिए, अगर हम इसे देखें तो
मेन मेथड के पास जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा कॉल मी को कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड ए की वैल्यू प्रिंट आ जाएगी 42, ये इसका आउटपुट आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे प्रिंट एलन में बी में, एंड बी में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बी की वैल्यू है 99, तो यहाँ पे आ जाएगी बी इजिकल्स टू 99। तो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा जो कि हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं स्टैटिक डेमो की क्लास को। ओके, ये स्टैटिक डेमो की क्लास है, पहले हम इसे कंपाइल करेंगे जावा सी लगा के, कोई भी एरर नहीं होगी। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब हम इस क्लास को रन करते हैं। रन करने के लिए हम सिंपल जावा लिखेंगे एंड स्टैटिक बाय नेम, जो क्लास का नेम है, मेन क्लास का नेम जहाँ पे मेन मेथड डिफाइन है उसको हम लिखेंगे। तो आपको देखा आउटपुट आ चुका है, ए इजकल्स टू 42, बी इजकल्स टू 99। अब हम दूसरी क्लास की बात करेंगे जिसमें हम मेन मेथड डिफाइन नहीं करेंगे दूसरी क्लास के अंदर, हम डायरेक्टली कॉल मी को कॉल करेंगे लेकिन उसी क्लास के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट मेथड भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं कि हम कैसे स्टैटिक को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से है, और यहाँ पे आपने मेन मेथड भी आपने इसी क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया है। ओके, तो यूज स्टैटिक के अंदर ही हमने मेन मेथड को डिफाइन कर दिया है। देख सकते हैं इसे। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि यूज स्टैटिक को हम कैसे यूज़ करेंगे। यूज स्टैटिक मेथड है, ओ सॉरी क्लास है। अब यहाँ पे हम मेन मेथड जो है उसे हमने इसी क्लास के अंदर डिफाइन करके रखा है, वर्ड मेन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने
एक ही क्लास के अंदर वर्ड मेन को डिफाइन करके रखा, इसलिए जब हमने स्टैटिक को यूज़ किया है तो हमने जो वेरिएबल्स हैं स्टैटिक के, ओके, जितने भी वेरिएबल्स हैं स्टैटिक के, ए है बी है, उसको हमने डायरेक्टली कॉल किया। यहाँ पे देखो हमने मेथड को कॉल किया पर हमने क्लास नेम यूज़ नहीं किया। पहले हमने क्लास नेम यूज़ किया था। वो क्यों यूज़ किया था? क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 1 के अंदर हमने स्टैटिक के वेरिएबल्स एंड मेथड्स हमने डिफाइन किए थे। स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक के मेथड्स डिफाइन किए थे, ओके। स्टैटिक के वेरिएबल्स एंड स्टैटिक के मेथड्स डिफाइन किए थे। और दूसरी क्लास के अंदर हमने उन मेथड्स एंड वेरिएबल्स को कॉल किया था, ओके, कॉल किया था स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड को। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास का नेम यूज़ किया था एंड देन मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ किया था। क्लास नेम यूज़ किया था, नॉट एन ऑब्जेक्ट नेम, ओके। तो यहाँ पे भी हमने क्लास नेम मेथड के आगे नहीं यूज़ किया क्योंकि हम उसी क्लास के अंदर हमने मेन मेथड को डिफाइन कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। और इसलिए हमने मेथड 42 को डायरेक्टली कॉल किया। तो मेथड 42 को डायरेक्टली जब कॉल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, जो भी x की वैल्यू है 42 पहले वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगी a की वैल्यू जो कि है 3, ओके, एंड उसके बाद आ जाएगी b की वैल्यू, ओके। एंड b की वैल्यू कैसे आएगी? b का जो स्टैटिक ब्लॉक है, b की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है तो हमने b का मेथड नहीं डिफाइन करा है, हमने b का स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन करा है। दिस इज नोन एज स्टैटिक ब्लॉक। आपको जब भी अगर b की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आप स्टैटिक ब्लॉक बनाओगे, नॉट एन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक ब्लॉक बना के आप यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हो। b इज इक्वल्स टू इंटू 4 प्लस b इंटू 2, इस तरीके से आप b की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। b की वैल्यू जो भी आएगी वो उसके पास b के पास चली जाएगी एंड आप b की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। तो जो b की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा 12, ओके। तो इस तरीके से आप स्टैटिक को कॉल कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो स्टैटिक को। लेकिन स्टैटिक क्या करता है? सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड्स को ही यूज़ करता है, दूसरे मेथड्स एंड दूसरे वेरिएबल्स को यूज़ नहीं करता है, ओके। सो आई होप कि आपको स्टैटिक एंड रिकर्जन समझ में आ गया होगा एंड मैंने आपको सारे आउटपुट भी शो कर दिए हैं। इसका भी आउटपुट मैं आपको शो कर देती हूँ, ओके। जो स्टैटिक का जो मैंने क्लास बनाई थी उसमें कोई भी एरर नहीं है। और अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम बस जावा और यूज स्टैटिक लिखेंगे और हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 42, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से हम जावा के अंदर हम रिकर्जन एंड स्टैटिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि रिकर्जन एंड स्टैटिक के जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।